गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे सभी लोग। वेलकम टू हॉरिजॉन। फिर से आपके चैनल में हमारा आपका स्वागत है। तो आज कुछ नया दिन और कुछ नई शुरुआत से करेंगे। जैसे कि आप लोग भी जान रहे हो और आपके बहुत लोग भी, जैसे कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा नॉलेज जानते हैं इसके बारे में कि फिलहाल भी सीएचएसएल का पेपर खत्म हुआ है और अपकमिंग मंथ में आपका किसका एमटीएस का पेपर आने वाला है। एमटीएस का, तो एमटीएस को पेपर के नजर रखते हुए, सॉरी, एमटीएस के पेपर को नजर रखते हुए हमने लाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जिस तरह आपके प्रीवियस ईयर जैसे आप क्वेश्चन करके जाते हुए एक नॉलेज लेने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए किस प्रकार क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैंडल किए जाते हैं, उसी के लिए हम लोग ने आपके लिए एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड का 5 का क्वेश्चन आपका पहले लाएंगे। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लाया जाएगा इंग्लिश का, स्पेशली आपका इंग्लिश, धीरे धीरे आपका मैथ जीके जी सारा आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ये जो एमटीएस खाली नहीं, आपको ध्यान देना है, एमटीएस के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि देखो, देखिएगा इधर एमटीएस से नहीं फोकस करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है खाली एमटीएस पे नहीं, बहुत सारे एग्जाम पे टिका रहता है। जैसे कि देखो, ये तो बात होती है हमारे एमटीएस। तो जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो साथ ही साथ आपके हर एक एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम भी आपके इसमें कवर होते हैं। जैसे कि इसमें आप सीपीयू से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, सीजीएल से भी हो सकता है, फिर जीडी मींस मोस्ट ऑफ द जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं वो इसमें आपके कुछ कुछ पार्ट आपके कवर होते हैं। तो ये सोच के नहीं चलना है कि खाली एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी एमटीएस की तो हो रही हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अदर एग्जाम का भी आपका इसमें प्रैक्टिस के साथ तैयारी हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पहले देखेंगे, समझेंगे उसका अप्रोच क्या होगा। और मेरा कोर्स करने के लिए यूट्यूब पे आपका फ्री है। आप टेंस का लेक्चर हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, तो जो जिसको देखना है वो हमारे चैनल के माध्यम से, ना ही खाली इंग्लिश मैथ, अदर भी जीके जीएस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे पहले और हर एक क्वेश्चन का अप्रोच देखेंगे, क्या कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर पहले फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर कहना क्या चाहता है हमें, और पहले रीडिंग करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसके कहने का मतलब है जो सेगमेंट इसमें अंडरलाइन दिया है उसमें हमें करेक्शन ढूंढना है। अगर करेक्शन होता है तो इसमें से कौन सा करेक्शन होगा, और करेक्शन नहीं है तो वहां पे नो करेक्शन चाहे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड करके ऑप्शन करके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो लिखा है जेल इंग्रेडिएंट वर्क वेल व्हेन द ऑन वेब्ड कर्ल लेग्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। एक क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब कोई जेल, समझते हो बाल लगाने का, जब पर्सन कोई जेल लगाता है तो आगे चल के उसको क्या होगा, कर्ली हेयर, स्ट्रेट बाल, ऐसे कुछ होंगे, कव बाल होंगे। तो वही स्टेटमेंट कहना चाहता है। बट स्टेटमेंट में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेल इंडिकेट आपका प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा था और यहाँ पे कहावत उसका वेब्ड बोल दिया है, कर्ली वेब्ड बोल दिया है, कर्ल बोल दिया है, बट इसको अब पास्ट में नहीं रखा गया है। मींस क्वेश्चन को इसको पास्ट में रखा नहीं गया है। तो वेब डे कर्ल इधर भी आपका रिलैक्स होना चाहिए और टेक्सचर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप ए सही है। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन कहना चाहता था कुछ और बात जो परिणाम होगा वो आगे चल तो आगे होने वाला ना, कि हो सकता है ऐसा। तो ये वेब्ड और कर्ल आपका जो पास्ट में था, तो ये भी आपके पास्ट में होने चाहिए, तो इसके साथ भी डी वी टू फॉर्म होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, रिलैक्स एंड टेक्सचर। ठीक है, रिलैक्स एंड टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अब इसे फिल द ब्लैंक्स फिलर्स के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर ऑप्शन पे एलिमिनेशन करेंगे। तो टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल, क्या दिया है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल, ब्लैंक द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। अब यहां समझो हमें इसका इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन में। इसी के साथ आपको प्रीपोजिशन दिया, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, डी हो गया, टू हो गया। तो सारा आपका क्या दिया है, प्रीपोजिशन दिया है। तो प्रीपोजिशन जो बच्चे पढ़े उनको आता होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े वो बताता हूं आपको। जैसे कि बात यहाँ पे हो रही है डोर, द डोर के पहले लगाना है। तो आप जस्ट सोचिए कि कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है किसी दरवाजे के सामने, किसी खिड़की के सामने, तो क्या उससे कुछ मील दूर खड़ा होता है, या एकदम उसको डोर के आगे खड़ा होता हो, एकदम पास में सॉरी, क्या डोर के पास दूर खड़ा रहता है, या डोर के कुछ समीप खड़ा रहेगा। तो वो जब व्यक्ति डोर के पास आया है, चाहे खिड़की के पास है, तो सामने खड़ा रहेगा, उसके जस्ट निकट खड़ा रहेगा। तो निकट के लिए क्या होता है, एट लगाते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है डोर के पास, तभी रिंग बजाएगा कि कोई सामने डोर के पास आया है, या व्यक्ति कोई खिड़की के सामने खड़ा है तो खिड़की के सामने खड़ा रहेगा ना। तो एट लगाते हैं, एट द विंडो, एट द डोर। यहां ना ऑफ ना इन आएगा, ना ऑफ आएगा, ना टू आएगा, ठीक है। सिंपल क्या लाएंगे, एट। तो हमेशा एट का मतलब वही स्थान पे, इसलिए जब डोर की बात होती है, जब विंडो की बात होती है, या अनदर गेट की बात होती है, तो हमेशा हम एट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, एट का प्रयोग करते हैं जी। तो सेंटेंस करेक्शन क्या हो गया, टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल एट द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस कहना क्या चाहता है, जो सेंटेंस में आपका जो अंडरलाइन है उसका हमें विरुद्धार्थी बताना है, उसका एंटोनिम्स वर्ड बताना है। तो पहले इसका मतलब समझेंगे, तभी एंटोनिम्स बना पाएंगे। वोकैब का भी क्लास हमारे कोचिंग और हमारे चैनल के द्वारा होती है, ठीक है। तो देखो, द किड्स हैव बीन पास्टरिंग मी टू बाय देम अ न्यू टॉयज। अब सिंपल, अगर जो बच्चे इसका मतलब नहीं समझते, बट ये समझ पा रहे हैं, पास्टरिंग मींस अगर वो किड है और टॉय लेने के लिए क्या कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, पेरेंट्स को तंग कर रहा है। तो पास्टरिंग मींस होता है तंग करना। क्या होता है, तंग करना, ठीक है, तंग करना। अब तंग हो गया, तंग मींस मतलब कि शैतान जो बच्चा हो जो ही तंग करेगा। अब उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, शांत बच्चा, एकदम काम बच्चा। जैसे कि काम में CLM, शांत वाला काम, एकदम कुछ भी ना हो, चुपचाप खड़ा हो, जो आप दिला रहे हैं, जो खिला रहे हैं, वो खा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, पैसिफाइंग, प्रिटर्बिंग, बगिंग और टॉर्मेंटिंग। अगर मैं आपको बात बताऊं इस तीनों मीनिंग के बारे में, देखो, पैसिफाइंग, प्रिटर्बिंग, बगिंग और टॉर्मेंटिंग, ये तीनों का मीनिंग होता है सताना, या आप बोल सकते हो बदमाशी करना, या किसी को उलझाना, ठीक है। तो प्रिटर्बिंग, बगिंग या टॉर्मेंटिंग, तीनों का मतलब होता है शैतानी करना, ठीक है। सताना, किसी को सताना या परेशान करना, क्या, सताना या परेशान करना। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा आंसर क्या होता है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बता दो पैसिफाइंग। तो पैसिफाइंग मींस होता है, देखो, पैसिफिक ओशन आपने सुना है, याद का सबसे तरीका है, पैसिफिक ओशन है क्या, एकदम शांत सागर, एकदम लहर ना कुछ, पैसिफिक ओशन एकदम शांत, याद करना है। तो पैसिफिक ओशन, ओशन कैसा शांत है, तो शांत का मतलब होता है पैसिफिक, ठीक है। तो पैसिफाइंग नेचर का है, उसका अपोजिट क्या होगा, जैसे कि आपका पेस्टरिंग क्या था, शांत नहीं, तंग करने वाला व्यक्ति चाहे लड़का, और पैसिफाइंग क्या हो जाएगा, शांत, एकदम काम व्यक्ति, एकदम कामलेस, ठीक है, शांत एकदम। तो पैसिफाइंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, सताना या परेशान करना, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, select the option that will improve the underlined part of the given sentence in case of the improvement needed non improvement required। सेम वही क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अंडरलाइन वर्ड दिया है, उसको हम लोग पहले देखना है, और देखने के बाद वो अंडरलाइन वर्ड जो दिया है उसका करेक्शन करना है। अब
क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड नाउ कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन में गलती तो नहीं लग रहा है। अगर चलो आप टेंस की तरफ पढ़ते हैं तो न्यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, आने वाला व्हेन के बाद भी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव बीन अभी चल रहा है आपका, जब उसके काम करने का तरीका है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब चल रहा है, तो यहां तक कोई गलत नहीं है। मेनली हमें चेक करना है इसके अंदर क्योंकि ये अंडरलाइन वर्ड है। तो व्हेन आई केम हियर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो स्टार्टिंग आपका पास्ट में हुआ था, खत्म भी पास्ट में ही हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग आपका पास्ट में होता, खत्म भी पास्ट में हो रहा है। अगर चेंज करना होता तो हम इधर चेंज करने हैव को जगह पे हैड करते, लेकिन अंडरलाइन सेक्शन दिया है तो अंडरलाइन सेक्शन दिया तो अंडरलाइन सेक्शन पे ध्यान देना है। तो व्हेन आई केम हियर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। अगर सब्स्टिट्यूट भी करना चाहोगे, देखो व्हेन आई कम हियर, तो कम तो ऑलरेडी आपका चला गया। अपॉन अराइविंग हियर, इसको अलग क्यों करें, हमें कोई जरूरत ही नहीं इसको अलग करने के लिए। एज सुन एज भी एक आपका क्या है, कंजक्शन है। व्हेन भी आपका क्या है, कंजक्शन है। तो व्हेन की जगह पे एज सुन एज लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ये भी कट गया सीधा नॉन इंप्रूवमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन होता है जो इंप्रूवमेंट का केस बनता है, सब क्वेश्चन में हमें इंप्रूवमेंट लाना है, ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया चीज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हैंडल कैसे किए, टेंस को लेके चले गए ऑलरेडी, अगर समझ में नहीं आया तो टेंस से अधिकतर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। टेंस का मेरा पूरा सिलेबस मैंने करा दिया, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्द मिलकर जब एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड लाके देते हैं, उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो पूरे सेंटेंस को एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। पहले सेंटेंस पढ़िए। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारा लेक्चर चल रहा है, अल्फाबेट ए लेटर से हमने स्टार्ट किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं ए लेटर से कितने सारे वर्ड बनते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा हिंदी इंग्लिश सब समझाया, उसके अंदर पिक्चर भी। देखिए, तो अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, या तो किताब या कोई कागज जो कैसे लिखी गई, हाथ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई हो, हाथ के द्वारा लिखी गई हो। तो एडिशन, पीरियोडिकल और बचा आपका मैन्युस्क्रिप्ट और पेपरबैक। अच्छा, आप नॉलेज अगर मेंटली सोचे तो एडिशन पत्र क्या पब्लिकेशन होता है, किस एडिशन में छापा गया, ये बोलते हो ना कि ये इस एडिशन में है, ये इस एडिशन में है। अलग प्रकार के छापने का होता है ना, प्रिंटिंग का अलग मेथड होता है, प्रिंटिंग मेथड को बोलते हैं एडिशन, ठीक है, प्रिंटिंग मेथड। पीरियोडिकल होता है जो आप साप्ताहिक वे पे आर्टिकल कोई छपता हो, चाहे कोई आपका कॉमिक्स निकलता हो, पीरियोडिकल मीन साप्ताहिक व्यक्ति। पेपर बैग, पेपर समझ रहे हो, पेपर भी जो पेपर छपेगा तो मशीन से छपेगा, हाथ से छपेगा नहीं। बच गया आपका मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट इसका आंसर है। अब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है शुद्ध हिंदी इसका हस्तलिपि। क्या होता है, हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब होता है हाथ के द्वारा लिखी गई, हाथ के द्वारा लिपि। इसकी पुराने जमाने में हिस्ट्री में जब हम जाते हैं, हिस्ट्री में बड़े बड़े जो प्रमाण मिलते हैं पिलर्स का, और अपने इंस्क्रिप्शन बोलते हैं पिलर्स के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट जब पत्ते पे लिखा होता है, जो उन्होंने मैसेज छोड़ के गया था, जो पढ़ नहीं पाते, तो मैन्युस्क्रिप्ट होता है। मींस हाथ के द्वारा जो लिखावट होती है उसी को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। प्रिंटेड मेथड आपका मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। तो बुक और कागज और कलम जो हाथ के द्वारा लिखी गई हो उसी को बोलते हैं हम क्या, मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। The select the option that can be used as a one word substitution for the given word group of words। अब सिंपल, यहाँ पे भी one word substitution पूछा गया। वापस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, one who dies for a noble cause, one who dies for a noble cause, वैसा आदमी जो उच्च कुछ चीज के लिए अपना बलिदान दिया हो। उच्च, जैसे नोबल मीन्स होता है उच्च कुल, ठीक है। बड़े कामों के लिए जब कोई बलिदान देता हो, चाहे बड़े कामों के लिए जब वो क्या शहीद होता हो, उसी को बोलता है वन हु डाइज फॉर द नोबल कॉज। तो शहीद का इंग्लिश ही होता है मार्टियर, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल लिखा है, जो डाइज फॉर द नोबल कॉज, किसी बहुत अत्यधिक कारण के लिए जब कोई व्यक्ति मरता हो, देशभक्ति, वही न मरेगा, आर्मी जाएगा ना, शहीद, आर्मी जवान हमारे, तो शहीद को बोलते हैं मार्टियर। बस जब क्या हेरेटिक, हेरेटिक होता है विधर्मी। क्या होता है, विधर्मी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, विधर्मी। बच्चर मीन्स होता है, क्या होता है, बच्चर मीन्स
जो मांस मछली और मीट को बेचने के लिए जो काटता है उसी को बोलते हैं बचर। और हिंदी क्या होता है इसका? कसाई। क्या होता है? कसाई। ये सब जानते हैं, बचर कसाई। नार्किसिस्ट होता है जब कोई अपना परिचय, अपना तारीफ जो स्वयं खुद करे, उसी को बोलते हैं नार्किस्ट पर्सन। तो इसको बोल सकते हो आत्म अपना बोल सकते हो आप, हिंदी इसका शुद्ध हिंदी हो जाएगा आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा, ठीक है। तो बच गया आपका मार्टिर। तो मार्टिर मीन्स होता है शहीद, ये भी आप नोट कर लीजिए। क्या होता है? शहीद। तो वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, तो ऐसे सल्यूट है। फिलहाल ही कुछ दिन में सैयद भगत सिंह जयंती था उनका, जो हमारे मार्टिर पर्सन, उनको शहीद बोलेंगे क्योंकि वो हमारे उतने एज, कम एज में देश के लिए बलिदान दिए थे। तो वन हु डाइज फॉर द नोबल कॉज हमेशा मार्टिर होता है। मार्टिर मीन शहीद, ठीक है। शहीद को ही बोला जाता है जो नोबल कॉज के लिए मारा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन द केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट, इमीडिएट नॉन इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। सेम केस वही है, अंडरलाइन पार्ट दिया होगा और स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट की कंडीशन ने दिया है, और अंडरलाइन पार्ट को हमें चेक करना है कि क्या सही क्या नहीं। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन बनाया है, कैसे हमें साथ खेलता है, और आप ग्रामर नहीं पढ़ के जाओगे तो सबसे इंग्लिश में कम मार्क्स आने वाले। देखिए, I am trying to finding an investor for bro, इसमें अंडरलाइन दिया है, अंडरलाइन दिया, अंडरलाइन सेट कर लीजिए, ये पार्ट है, ठीक है। इसी का आपका ऑप्शन दिया, अंडरलाइन इसमें नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। I am trying to find। अब आप मुझे बताइए कि कभी भी टू के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है? आप मेंटली सोचिए, ना ही टू के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है। देखिए, एक होता है डीड के साथ V1 फॉर्म हमेशा रहेगा, टू के साथ V1 की फॉर्म हमेशा रहता है, और आपका बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है। तो ये ग्रामर का एक न्यू समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे, कोई न कहीं शिफ्ट में आपका क्वेश्चन डाल ही देगा। टू के साथ V1 V3 V4 दे देगा, डीड के साथ भी V3 V4 दे देगा। तो बच्चे यहाँ पे इग्नोर कर जाते हैं, अब ये चीज को हल्के में लेके चले जाते हैं। तो ये तीनों मेन जानना है, बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और डीड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो बट यहाँ पे समझिए, आई एम ट्राइंग तो ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट है, बट ट्राई टू के बाद फाइंडिंग आ गया ना, तो टू के समय साथ फाइंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये गया, क्योंकि यहाँ पे डबल टू था। ट्राइंग टू फाइंड ये बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट तो केस ही नहीं बनता आपका, और ट्राई टू फाइंड तो होगा क्योंकि एम के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में ये चीज था। समझ में आया कैसे छांटना है? तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टू के साथ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू के साथ भी मेन। तो ये तीन चीज हमेशा कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन में डाल के पूछ देगा। ओके, फिर वापस है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन द गिवन ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सिंपल, इसमें भी हाँ, इसमें अंडरलाइन मार्क नहीं है, बस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको अंडरलाइन दिया, पूरा क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अंदर एरर ढूंढना है कि क्या एरर है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो सीड्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब ये जो ऑप्शन दिया, पहले ऑप्शन को एलिमिनेशन करिए। देखिए, यहाँ पे बात हुआ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट समझते हैं, सरसों का प्लांट, सरसों जो खेती होता है जिसका तेल बनता है, जैसे यूपी बिहार में इसको कड़वा तेल बोला जाता है, और सरसों का तेल। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, या जो प्लांट्स दिया है एक्चुअली है क्या? प्लांट होता है क्या? आपका नाउन है, इस प्लूरल है। प्लांट्स बहुत सारे पत्ती की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे पौधे की बात हो रही है, तो आने वाला प्लूरल भी कंडीशन होना चाहिए ना। तो सीड्स पे दिया है प्लूरल में, मींस प्लांट्स के बहुत सारे सीड्स। और आगे अब जरा पर ध्यान दीजिए, गिव अस ऑयल, ठीक है यहाँ तक। एंड द लीव, लीव क्या होता है? लीव एक पत्ते की बात हो रही है। जब यहाँ पूरा प्लांट की बात हो गई, पूरा आपका सीड्स की बात हो गया, बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे पौधे, तो बहुत सारे पत्ती होने चाहिए ना आपके, एक लीव का निकालिएगा। तो लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, समझ रहे हैं, लेकिन लीव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीव्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसमें देखिए, सीड्स ऑफ तो ठीक है, इसका सेंटेंस नहीं है।
एज ए वेजिटेबल, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीव आर यूज था, ये करेक्शन था हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी, तो लीव आर यूज करेंगे, तो लीव्स आर यूज होना चाहिए, ना कि लीव आर यूज। ठीक है, सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, इससे समझ में आना चाहिए, और मेनली आपको थोड़ा हिंदी तो समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, और कुछ कुछ आपके नॉलेज होना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, लीव क्या होता है, प्लांट क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो लीव समझ में आ गया, इधर भी बहुत सारे पौधे और इस सब की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग ने लीव्स करना सही समझा। क्या सर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे फिर वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम हैव may contain error, select the part of that contains the error from the given option, if you don't find any error, mark no error in the answer। सिंपल वर्ड स्टेटमेंट कहना चाहता है कि आप इसमें अंडरलाइन तो है नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर अंडरलाइन पार्ट नहीं है, बट क्वेश्चन को कहां पे एरर है वो ढूंढना है, और एरर की जगह पे इसका इंप्रूवमेंट देखना है कि कैसा सेंटेंस एरर है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजीज कैंप। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड होता है, ऐड वर्कर्स होते क्या है, ऐड वर्कर्स हेल्पर्स, जो आपके मेडिकल हेल्पर्स होते हैं उसी को बोलते हैं ऐड वर्कर्स। तो प्रेजेंट में चल रहा था चीज, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज। अब मेन चीज मेरे को यहां समझ में आया, जैसे कि यहाँ पे डिलीवर्ड है, तो आप जब जोमेटो से कभी ऑर्डर करते हो, चाहे कोई चीज आप खाना ऑर्डर करते हो, तो ये जो ये लिखा रहता है कि डिलीवर ऑफ फूड, डिलीवर ऑफ फूड लिखा रहता है, डिलीवर टू योर एड्रेस लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। जब भी हम बात कोई चीज खाने की डिलीवर की बात होती है, तो हमेशा उसके साथ किसके साथ यूज करेंगे, टू के साथ, क्योंकि वहां पे एड्रेस में पहुंचाना है ना। तो डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे टू होना चाहिए, डिलीवर वास्ट क्वांटिटी टू फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप जहां पे शरणार्थी जो लोग आप किसी डिजास्टर से पीड़ित होकर जब उनको रखा जाता है किसी कैंप में, उसी को बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप्स। ठीक है, तो डिलीवर्ड टू द एड्रेस होगा, ना ही डिलीवर्ड ऑफ द एड्रेस, ना ही डिलीवर्ड फ्रॉम द एड्रेस। ठीक है, तो नो रहता केस बनता ही नहीं आपका। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, ये भी नहीं बनता, बच गया ऑन द रिफ्यूज, ये भी नहीं बचा, बच गया ये ऑप्शन, इसमें टू नहीं दिया, हाँ ये रहा ना, सॉरी ये रहा ऑप्शन नंबर बी पे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। तो नो केस बनेगा ही आपका, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द फूड, ऑफ फूड को काट के क्या करेंगे, टू फूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था आपका। सर मैं तो हमेशा डिलीवर्ड के साथ आप हमेशा टू का प्रयोग करिएगा, क्योंकि डिलीवर्ड उस जगह एड्रेस पे होता है, इसलिए वहां पे टू लगाया जाता है। प्रीपोजिशन का खेल है, जो बच्चे प्रीपोजिशन पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो यहां तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब 10 पे चलेंगे, ये एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। एंटोनी शब्द समझते हैं, जो उसका विरुद्धार्थी शब्द हो। ठीक है, बस वो जगह पे रिप्लेसमेंट करना है और इसका विरुद्धार्थी शब्द निकालना है। पहले वर्ड का मतलब समझना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपका लिखा क्या है, फ्लैपी। फ्लैपी क्या होता है, तो फ्लैपी मींस होता है कोई चीज पल्पी, पल्पी समझ रहे हो, पिलपिला शब्द। जैसे कि आपका पपीता ज्यादा पक जाता है क्या होता है, पिलपिला होता है। तो इसका होता है मतलब जैसे कि कोई फ्रूट मान सकते हो, और फ्रूटी नहीं चाहे कुछ भी, क्या होता है, पिलपिला। पिलपिला सिंपल इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, मतलब हल्का सा पकड़ने पे वो दब जाए, या उसी को बोलते हैं ना बहुत पिलपिला चीज है। तो फ्लैपी मींस पिलपिला होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपने माइंड में सोचिए, जब कोई चीज सॉफ्ट है तो अपोजिट तो हार्ड होना चाहिए, मींस वो चीज तो इजी टूट ना सके। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, तो लॉन्ग मींस सब जानते हैं, लॉन्ग मींस लंबा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। दूसरा प्लब, तो प्लब मींस ऐसे कुछ होता है, बट आप प्लब मींस होता है आपका हार्ड, क्या होता है, हार्ड नहीं होता, सॉरी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अभी रुक जाइए, स्ट्रॉन्ग आपको वजन को लग रहा होगा, बट अभी नीचे आते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट बचा आपका स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच मींस होता है क्या, कोई चीज लचीला हो, लचीला होता है ना, स्ट्रेचेबल में खींच रहे तो लंबा हो रहा है, इससे भी कोई सेंस नहीं बनता। बच गया आपका फर्म। तो फर्म मींस होता है कोई चीज हार्ड होना, हार्ड मींस कड़क, सॉफ्ट मींस नरम, हार्ड मींस कड़क। तो सॉफ्ट हार्ड का ना एंटोनिम्स बनेगा, नहीं स्ट्रॉन्ग का। अगर यहाँ पे वीक होता तो यहाँ पे क्या करते, स्ट्रॉन्ग। और फर्म मींस होता है आपका हार्ड, क्या होता है, हार्ड। जब कोई सॉफ्ट है और हार्ड हो तभी अपोजिट बन सकेगा। तो फ्लैबी मींस होता है सॉफ्ट और फर्म मींस होता है आपका हार्ड। तो कोई वस्तु अब हार्ड है, ठीक है। तो एंटोनिम्स आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क के आएंगे। समझ में आया, चलिए
क्वेश्चन नंबर टेबल, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स ऑफ द ट्रिक। अब इडियम्स दिया, इडियम समझ रहे हैं आप, मुहावरे कहावतें। अब ट्रिक को समझना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। क्या है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अब जो बच्चे मुहावरे नहीं भी पढ़े हैं ना, तो अगर ये दो मीनिंग समझ रहे हो, एक ट्रिक्स और एक ट्रेड, तो उनसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे कि देखो, इसका बेसिक सेंस तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब कि जब कोई चीज को बेचने की इसको कला होती है ना, उसका मतलब वो होता है कोई चीज बेचने का, चाहे कोई चीज करने का आपका स्किल अंदर। जैसे कि कोई बच्चे पढ़ा में बहुत होशियार होते हैं, तो उनके अंदर रीडिंग और स्टडी का स्किल है। कोई आदमी बिजनेस में बहुत स्किल रहता है, तो बिजनेस करने में स्किल है। जैसे कि आप अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, उसको आप कपड़े बेचवा रहे हो, तो वहां पे स्किलफुल पर्सन नहीं है ना, वहां पे कम हो जाएगा, उसका स्किल घट जाएगा। तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड बोलते हैं जो उस व्यक्ति कोई काम में निपुणता हो, और जैसे बोलते हैं ना, निपुणता मतलब कि वो काम में एकदम एक्सपीरियंस वर्कर हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक्सपीरियंस वर्कर हो मींस जो कोई काम है। अब ये पर्टिकुलर प्रोफेशन था, ये तो नहीं हो सकता। अब पर्टिकुलर प्रोफेशन का मतलब होता है जब कोई काम आप प्रोफेशनली जानते हो, वो चीज अलग है। अ ट्रिक टू डिसीव, ये भी नहीं होगा। एंड इजी टास्क, इजी टास्क मींस सरल टास्क हो गया, बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। जब आप कोई नॉलेज किसी चीज के लिए हो, स्किल्स हो उस कला को करने के लिए, तो उसी के लिए बोलते हैं स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स आ गया है। तो फर्स्ट आपका ऑक्यूलीड, फैसिलिट, प्रमोट, एब्सटेंड और ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऑक्यूलीड पहले जान लीजिए। अब ऑक्यूलीड कोई ऐसा शब्द नहीं कि आपको पता नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, ऑक्यूलीड मींस होता है बाधा डालना। क्या होता है, बाधा डालना। जब किसी काम में जब बाधा आता है ना, उसी को बोलते हैं ऑक्यूल्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्यूल्ड। अब नेक्स्ट है फैसिलिटेट है। तो आप ऑप्शन समझ रहे हो, फैसिलिटी मींस होता क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना। तो क्या है हो सकता है ये चीज, मींस एक काम में बाधा डालना, एक काम फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है ना, सिनोनिम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गया। प्रमोट आप समझ रहे हो, प्रमोशन, डिवोशन। प्रमोशन क्या होता है, आप अच्छे पद से और अच्छे पद में जा रहे हो, तो भी आपको क्या बढ़ावा दे रहा है ना, बाधा इसमें तो कोई रिलेशन है नहीं, ये भी कट गया। एक एब्सटेन बचा और एक बचा आपका ऑब्स्ट्रक्ट। तो एब्सटेन मींस होता है दिक्कत या मतलब कि मना करना। एब्सटेन मींस क्या हो सकता है, कोई काम को मना करना, कोई काम को मना करना। देखो अब ये नीचे वाला मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मींस होता है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मींस बाधा खड़ा करना, ठीक है, बाधा खड़ा करना। देखो अब एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एब्सटेन एक ऑब्स्ट्रक्ट, दोनों का मतलब कुछ सिमिलर है। एब्सटेन मींस हो गया मना करना, ऑब्स्ट्रक्ट मींस होता है ऑब्स्टिकल या कुछ बाधा खड़ा करना या कुछ रुकावट कर देना काम में। तो ये मना करना कुछ रिलेटेड। अब बच्चे अगर ये नहीं जानते थे तो एब्सटेन मार के आ जाते हैं कि आप यहाँ पे है बाधा डालना और ये मना करना, तो समझ लीजिए दोनों सिनोनिम्स का काम कर रहा है। बट नहीं, वो ऑप्शन नंबर डी मार गए मेरे बच्चे, समझ रहे हो। तो ऑब्स्ट्रक्ट मींस होता है कोई चीज को बाधा खड़ा कर देना उस चीज में, और ऑक्यूल्ड मींस होता है बाधा खड़ा करना। तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, सी गया, और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट, कोई काम में बाधा खड़ा करना। तो क्वेश्चन आप पढ़िए रहेगा वह तब क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप करेक्ट, अब देखो स्पेलिंग करेक्शन आ गया है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसलिए बोलता हूं बच्चे लोग को 15 मिनट कॉपी या चाहे आपका कोई भी आर्टिकल पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको उस चीज का स्पेलिंग टेस्ट अच्छे से हो जाएगा, प्लस कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज भी अच्छे से लड़ जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार ये चीज। देखिए इमिग्रेंट, चौविनिस्ट, कंटेम्पररी, कॉस्मोपॉलिटन। अभी तीनों का मतलब देखिए, इमिग्रेंट का स्पेलिंग गलत है। इमिग्रेंट आपका IMM के बाद आई आता है, ठीक है, IMM के बाद आता है। चौविनिस्ट और कंटेम्पररी, जो कंटेम्पररी है, चौबीस पूरी तरह से सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। कंटेम्पररी है, यहाँ पे पी के ई की जगह पे ओ होना चाहिए।
समकालीन जो हिंदी बोलती है इसको। कॉस्मोपॉलिटन, ये पॉलिटन नहीं है, देखो पॉल्यूशन दिखा है, कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटियन दिखा है, ये भी गलत दिया है, तो पॉलिटन होना चाहिए, ये भी गलत आपको दिया है। तो कॉस्मोपॉलिटन गया, कंटेम्प्रेरी गया और इमिग्रेंट गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर चौबनिस्ट। तो चौबनिस्ट मींस होता है पर्सन जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि मेल चौबनिस्ट हो गए, फीमेल चौबनिस्ट, जैसे कि उग्रवादी बोलते हो ना, देशवादी के ऊपर, उसी बोलते हैं चौबनिस्ट, अपने देशभक्ति, सिंपल देशभक्ति समझिए। तो कंटेम्प्रेरी गया, कॉस्मोपॉलिटन, ये भी आपका पूरी तरह से रॉन्ग है, इमिग्रेंट डबल एम आई होता है, और आपका बच गया चौबनिस्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है आपका चौबनिस्ट। क्वेश्चन में पढ़ेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट माइंड एफ एरर मार्क ऑन द नॉन योर आंसर। अब देखिए वो सिंपल है, अब इसमें भी कोई अंडरलाइन नहीं दिया, बट आपको ऑलरेडी इसके अंदर आपको क्या छाटना है, ऑलरेडी आपको इसके अंदर करेक्शन छाटना है कि कहां पे सेंटेंस में करेक्शन है, और स्लैश दे दिया है। अब सेंटेंस पे चलते हैं, तो सेंटेंस पहला क्या है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू बी स्टेप इनटू सेव मी। देखिए मैं ऑप्शन पकड़ते ही देखिए, क्योंकि प्रीपोजिशन आप पढ़े होगे तो ऑप्शन नंबर इसमें गलती है, क्योंकि देखिए टू उसके हैज टू ठीक है, बट ये इनटू सेव मी का कोई मायने नहीं रखता, इनटू का प्रयोग ही नहीं करेंगे इसके अंदर। अब क्यों नहीं प्रयोग करेंगे, आप प्रीपोजिशन का लेक्चर आएगा तब उसमें अच्छी तरह से समझिएगा, मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा आपको क्यों प्रयोग नहीं करेंगे। तो इनटू यहाँ पे हट जाएगा आपका, तो बचिए आपका कौन सा ऑप्शन, हाँ टू स्टेप इनटू सेव मी, इसमें करेक्शन। अब बताऊंगा आपको कि प्रीपोजिशन का इसमें इनटू क्यों नहीं लगेगा, अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक है, तो आप क्लास देखिएगा तब, चाहे आप होमवर्क करके आ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इनटू नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन देखते ही छाट दे, बहुत इजी था, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड। हाँ अब इसमें क्या फिल द ब्लैंक्स का यूज करना है, फिल द ब्लैंक्स यूज करते हैं, पहले देखेंगे कि ऑप्शन कैसा क्वेश्चन है। तो वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू ब्लैंक इफ ही सो द एप्रिएटर कमिंग हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। अब देखिए ऑप्शन सब दिए, गिव नोटिस, गिव एडवाइस, गिव थॉट, गिव अ हैंड। पहले इसका हिंदी समझेंगे। तो वन ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें से एक बच्चा, स्टूड अप, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड अप, खड़ा हुआ, कहां, एट द डोर, देखिए इसमें एट द डोर आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोला आपको। तो टू, तब जो चिल्ड्रन खड़ा हो वो सलाह देने के लिए खड़ा, क्या बच्चा कोई सलाह देगा, नहीं। क्या बच्चा कोई थॉट देगा, नहीं। क्या बच्चा कोई हैंड किस चीज के लिए दे रहा है, खड़ा किस पर्पस से, और आगे समझ में आएगा। तो एट द डोर टू इफ ही सॉ द स्पीकर कमिंग हु वाज एन ऑफिसर टू द स्पिरिचुअल कोर्ट, तो वहां पे उस बच्चा वो क्या बताना चाहता है, नोटिस देना चाहता है किस चीज को, कि यहाँ पे कि वाज ऑफिसर है जो स्पिरिचुअल कोर्ट के आने वाले हैं, तो क्या दे रहा है बच्चा, वो नोटिस दे रहा है ना, तो गिव नोटिस करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से समझना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, आगे का मतलब भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसका आगे का मतलब था। तो गिव नोटिस करेंगे, गिव एडवाइस गया आपका, गिव थॉट और गिव हैंड भी गया, तो वो आपको बताना चाहता था, ठीक है। वो चिल्ड्रन गेट पे आया और नोटिस दिया कि आपके क्या स्पिरिचुअल कोर्ट के ऑफिसर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन लिखिए। तो होता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। वापस इडियम्स फ्रेज आ गए हैं, तो इडियम फ्रेज को देखते हैं। पहले ऑप्शन इसमें क्या दिया, इन अ नटशेल। नटशेल, नटशेल क्या होता है आपका, नटशेल समझते हो, अखरोट। तो अखरोट से रिलेट नहीं करना है, इसका सिंपल हिंदी होता है संक्षेप में। क्या होता है, संक्षेप में। तो संक्षेप में का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग जब पढ़े होगे तो बहुत सारे जब लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन को जब हम छोटे में करते हैं उसी को बोलते हैं ना संक्षेपीकरण। तो वो चीज को संक्षेप में बनाना। तो इन नटशेल का मतलब होता है कि बड़ा काम हो लेकिन उस चीज को छोटा करना है, उसी को बोलते हैं नटशेल। इन नटशेल मीन संक्षेप में।
तो एक्सट्रीमली पेल तो ये तो गया है पहले पहले। अंडर प्रोटेक्शन ये थोड़ी कि अखरोट है नाम है तो अंडर प्रोटेक्शन रहेगा, ये भी गया। विदाउट डिले बिना लेट के, ते भी खत्म। बच गया वेरी ब्रीफली। तो ब्रीफली मिलता है बहुत ज्यादा संक्षेप में, ठीक है। वेरी ब्रीफली मतलब उसको ब्रीफली तरीके से बताया गया, वो भी एकदम छोटा करके, तो सिंपल आ जाएगा वेरी ब्रीफली। इन नटशेल बताओ संक्षेप में, जब कोई कहानी या लेखक को जब छोटा करके बताते हैं उसी को बोलते हैं इन नटशेल या ब्रीफली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है select the option that can use as a one substitution for the given group of words। अब सिंपल इसमें क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पहले देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन है प्लेस वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट का दस्तावेज या गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स वहां पे जमा रहता है या सुरक्षित रहता हो। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे इजी जिसको आता है वो इजी है। देखो क्लॉक रूम होता है, क्लॉक रूम का मतलब होता है जहां पे कपड़े का घर हो, जो जहां कपड़े ज्यादा वस्त्र रखे हैं तो उसी को बोला जाता है क्लॉक रूम। कैच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए यूज होता है। हैंगर तो आप समझ रहे हो टांगने वाला कांटा। बच गया आपका आर्चिव्स। तो आर्चिव मींस होता है क्या होता है, ठीक है। आर्चिव मींस होता है, आर्चिव मींस होता है जहां पे सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। कहां पे, जहां पे सरकारी दस्तावेज को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे आर्चिव, ठीक है। क्या मार्क है आर्चिव। हैंगर गया, हैंगर लटकाना जो कांटा होता है। कैच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के यूज होता है। क्लॉक रूम होता है कपड़े का, ठीक है, कपड़ा जहां पे लिखा जाता है ना कि क्लोथ्स वेयर केप्ट, लगा सकते हैं क्लॉक रूम, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। वापस एंटोनिम्स आ गया है, एंटोनिम्स आया है। अब वर्ड पे चलते हैं। तो पहला वर्ड है आपका अपग्रेड। क्या है अपग्रेड। तो अपग्रेड क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है वो देखिए। आपने मोबाइल जितने भी चलाते हैं तो अपग्रेड समझते हैं, अपग्रेड अपग्रेड आ गया है। अपग्रेड मींस अपडेट आ गया है। तो उस चीज को हाईली ऊपर करना मींस इस चीज को आप हाईली ऊपर करते, ऊपर मींस अपग्रेड करना, उस लेवल को आगे बढ़ा देना। अपग्रेड मींस ऊंचा करना। अब जानते देखिए एडवांस, एडवांस तो ऑप्शन पहले काट देंगे। सिंपल इसका मतलब समझिए, अपग्रेड मींस होता है पद को ऊंचा करना। क्या करना, ऊंचा करना, ऊंचा करना या उस चीज को बड़ा करना, ठीक है। तो अपग्रेड मींस वही होता है, बोलते हैं ना अपग्रेड वर्जन है, उस अच्छे से अच्छा क्वालिटी दे रहा है, मींस इसका अच्छा एडवांस आपका है। तो एडवांस आपका गया, आपका लीन वर्ड भी गया। लीन का मतलब होता है मरमरिंग साउंड, ठीक है, मरमरिंग एरिया। डिमोट और बच गया एलिवेट। तो एलिवेट समझते हैं, एलिवेटर जो मॉल में लगा रहता है, जैसे कि वो भी क्या करता है, ऐसे चलता है ना सीढ़ी। तो एलिवेट भी खत्म हो गया। एलिवेट का मतलब ही होता है आप किसी सीढ़ी के ऊपर मींस आप उस स्थल से ऊपर जा रहे हैं। तो एलिवेट गया, बच गया आपका डिमोट। तो डिमोट मींस होता है उस चीज को नीचे गिराना। तो इसका अपोजिट पूछना ना, तो जब कोई चीज ऊपर जाता है तो उसको नीचे गिरना आवश्यक है, नीचे गिरना चाहिए। तो इसका वर्ड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिमोट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिमोट। 20 क्वेश्चन हम लोग आ गए, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे जाना है। देखिए अब जो बच्चे स्पेलिंग और वोकैबुलरी अच्छे से किए हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए स्पेलिंग थोड़ा टफ रहेगा। देखिए पहला जो बेजर है स्पेलिंग ऑलरेडी गलत है, अब मैं बता दूं तो बेजर आपका स्पेलिंग गलत है। बेजर नहीं होता, BEZZARE होता है, BAZZERE होता है, ये गलत हो गया। इनफैक्चुएशन है तो फैक्चुएशन है तो आई का कोई काम नहीं, आई कट के ए भी खत्म हो गया। फॉर्चुनेट नहीं होता, ये होता है फॉर्चुनेट। क्या होता है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये होता है आपका बेजर। क्या होता है, बेजर, डबल जेड होता है। इनफ्लक्चुएट, इसमें आई नहीं गया, आई कट गया आपका। फॉर्चुनेट होता है FORTUNATE होता है, ये होता है फॉर्चुनेट, ये भी गलत है आपका। करेक्टली वर्ड बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, परफेक्शन। परफेक्शन सही होता है वर्ड, इसमें देखिए परफेक्शन पूरी तरह से सही है, ठीक है। तो एंड जब आप एंट्रेंस यूनिट्स पढ़िएगा, वोकैब अच्छे से पढ़िएगा, तो ये सब भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे।
अब आ गया लास्ट जो 5 मार्क्स का बचा, उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पहले देखेंगे कि एक्चुअली है क्या, कैसे इसको पढ़ना, कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको सिंपल हिंदी का खेल है। जिस बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन का कुछ कुछ हिंदी मटेरियल करने आ गया, वो मैं बोलता हूँ गारंटी उसको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, जो बच्चे को हिंदी करने आ गया वो गारंटी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो कुछ कुछ हिंदी भी लगता है, कुछ कुछ ग्रामर भी लगता है, और कुछ कुछ वोकैबुलरी का सेक्शन भी आ जाता है, मीन सब मिक्स करके इसमें दे देता है। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो सिंपल आपका कॉम्प्रिहेंशन है, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते ही इसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा। देखो, तो स्टार्टिंग में अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। तो जो रिसर्चर्स क्या है, उनके ग्रुप की बात की गई हो। अब ग्रुप रिसर्चर कुछ अच्छा विशेष चीज बोलेंगे। द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज ब्लैंक दिया है, दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर हेल्थ ऑफ हेल्थ। अब इन्होंने क्या दी, सलाह दी, एडवाइस दिया है। अब एडवाइस दिया कौन, ग्रुप ऑफ रिसर्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं कि क्या हमें एडवाइस जैसा कोई वर्ड दिखता है, तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन 1 में जब आप देखेंगे, देखोगे एक बार इधर देखिए, ऑप्शन 1 में देखिए आप, ये लिखा क्या आपका, एडमिनिस्ट्रेटेड लिखा है, ऑर्चरेटेड, डिफेंस्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड। अब देखिए जो बच्चे वोकैबुलरी किए हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शक। क्या होता है, प्रदर्शक देना। ठीक है, प्रदर्शक देना डेमोन्स्ट्रेटर। तो डेमोन्स्ट्रेटर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर जब भाषण देता हो, चाहे कुछ अच्छा चीज के लिए जब कुछ बोला जाता है, उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर, वक्ता। ठीक है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटेड हो गया। डिफरेंशिएटेड का कोई मतलब नहीं होता, और ओरिजिनेटेड का कोई मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटेड का बोलते हो ना, एडमिनिस्ट्रेटेड लॉ, आपका जो संविधान इसके बारे में हो गया लॉ में, तो ये भी करके ऑप्शन बचा आपका डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड होता है जब व्यक्ति खड़ा होकर कुछ एडवाइस देता हो, सलाह देता हो। और ऑप्शन की इसमें बात करें तो ये ऑप्शन कहना क्या चाह रहा था आपका, ये ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना जी, वो चीज के बारे में। और दिए क्या है, एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आर द बेटर फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मींस डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ इज नॉट ओनली मोर पावरफुल बट आल्सो हैज नो साइड इफेक्ट्स। Central to this claim are recent finding that even getting an education may add as much as 10 years to our। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है, जब आप किसी पढ़ाई करते हैं, आप शिक्षा ज्ञान लेते हैं, तो उस शिक्षा ज्ञान से आपका जो उम्र 10 साल अधिक बढ़ जाता है, 10 साल अधिक बढ़ जाता है। मींस यहाँ पे पॉजिटिव चीज की बात हुई है। तो आने वाले सेंटेंस में अच्छा चीज देखेंगे। तो ब्लैंक दिया है, दैट इज वाई नेशनल ज्योग्राफी फीचर्स टू द, मींस यहाँ पे कुछ अच्छा सा वर्ड होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ये ऑप्शन दिया है, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द ब्लैंक नंबर 2। यहाँ पे देखिए, एक इंश्योरेंस, चरिश्मा, प्लैनेट और लाइफ। अब देखिए, अब 10 साल जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी जब 10 साल पढ़ाई करने का जो उम्र बढ़ाता है, मींस एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल बात की गई है, तो वहां पे बढ़ाता है कि आपकी लाइफ बढ़ाएगा ना जी। 10 साल आपका एज बढ़ाएगा, लाइफ की जीवनी बढ़ेगा ना, जब आप शिक्षा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसमें कुछ वर्ड नहीं होता। प्लैनेट क्या था, प्लैनेट तो ग्रह होता है, तो ग्रह थोड़ा बढ़ेगा, आपका लाइफ बढ़ाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें चलिए कि जब आप सेंटर टू दिस क्लेम आर सेंट फाइंडिंग दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन मे एड एज मच एज 10 years टू योर्स लाइफ। क्या करेगा, लाइफ, आपके लाइफ को 10 साल बढ़ा देगा जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब। That is why National Geographic features John D. Rosen in its book The Incredible Machine, which discuss old age. D. Rosen and artist continue to paint until the week of died at age. उन्होंने जो जॉन डी रोसन थे, इन्होंने कंटिन्यू पेंटिंग करते रहा जब तक वो मर गए। कब मरे थे ये, एज ऑफ 91 में, 91 की एज में मर गए थे। नेक्स्ट बात इधर है, द बुक नोट्स सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द रिटायरमेंट्स is too blank in life shall initiate the aggravate medical problems। जब आदमी का जब जॉब खत्म होता है, रिटायरमेंट्स की घड़ी आती है, तब आदमी का जीवन कैसा होता है,
वो चीज यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तब चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि ऑप्शन हमें क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड था ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए, तो सिलेक्ट द ऑप्शन रिपीट द फीलिंग सैंपल। देखिए एक कॉम्प्लीमेंट्री है, सैनिटरी है, सेडेंटरी है, सेगमेंटरी है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे थोड़ी कि जो व्यक्ति रिटायरमेंट होता है तो उसको और काम मिल जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज, वो नहीं होगा। सैनिटरी भी नहीं, सैनिटरी में सब होता है कि आप साफ सफाई वाला। सीडेंटरी, सेगमेंटरी, तो सीडेंटरी होगा, सीडेंटरी मींस होता है जब वर्कलेस, सॉरी मोशनलेस, क्या होता है, मोशनलेस। मोशनलेस का हिंदी होता है गतिशील, क्या होगा, गतिशील। जब आप रिटायरमेंट अपनी जॉब खत्म करके आएंगे तो आपका जो लाइफ होगा तो थोड़ा गतिशील होगा ही ना, आपकी एज तो हो गई होगी, प्लस आपके जॉब का जो मन लगता था वो भी खत्म हो जाएगा। तो घर पे आप काम करेंगे मोशनलेस, गतिशील काम करेगा, घर के वाला काम, तो हो जाएगा आपका सेगमेंटरी। सेगमेंटरी भी खत्म हो गया, बचा सीडेंटरी। सीडेंटरी का मींस होता है गतिशील। तो आपकी एज या लाइफ कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। कब, जब आप रिटायरमेंट की उम्र में आ जाइएगा तब। चलिए तो इसमें फोर्थ वाला हो गया, सॉरी थर्ड वाला आपका रिटायरमेंट, सॉरी गतिशील। गतिशील क्या था, सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री। अब लाइफस्टाइल इनिशिएट द एग्रेट मेडिकल प्रॉब्लम्स, द शॉर्टनिंग लाइफ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, adults over 65 can learn a blank skill like oil painting as a readily younger student। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट जब बिलीव करते हैं कि जब आप रिटायरमेंट स्टेज में आते हैं तो आप सेडिमेंट्री लाइफ जीना चालू कर देते हैं, मींस गतिशील लाइफ जीना चालू कर देते हैं। और लाइफस्टाइल जब मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, और इस कॉम्प्रिहेंशन का कहावत है कि जब रिटायर्ड पीपल की कहावत के हिसाब से देखा जाए तो ओवर जो 65 के एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर घर बैठे बैठे भी क्रिएटिव स्किल करते हैं। मतलब स्किल ऐसे करते हैं जो क्रिएटिव स्किल निकल गया, शायद वो भी हो सकता है ऑप्शन में, क्रिएटिव स्किल लाइक ऑयल पेंटिंग। तो ये सब जो है इसमें तो ऑयल पेंटिंग सब क्या है, अच्छा स्किल है ना, अच्छा लेवल पे माना गया है, तो अच्छा स्किल पे चलेंगे। अब स्किल के पहले कुछ अच्छा वर्ड भी होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया है नेटिव, क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो नेटिव तो कोई वर्ड होगा नहीं, ये कट गया आपका। क्रिएटिव मींस होता है अच्छा चीज, मतलब क्रिएटिव मींस होता है उत्साहित वाला कोई स्किल। डिस्क्रिमिनेटिव कट गया और एग्जीक्यूटिव कट गया, बच गया आपका क्रिएटिव स्किल। तो वहां पर व्यक्ति क्रिएटिव स्किल करेगा, ना ही दूसरा चीज, ठीक है। हाँ ऑयल पेंटिंग सब क्या क्रिएटिव स्किल है ना, क्रिएटिव स्किल हो जाएगा। सो रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब इन सेंस मींस रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ अनलेस ब्लैंक बाय सम अदर प्रोफाइलिंग न्यू एक्टिविटी। तो जब रिटायरिंग मींस होता है लाइफ फ्रॉम अनलेस बाय की जगह पे इसका पहले यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, हाँ तो लाइफ कैसा हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद, वो तो सेडिमेंटरी था, तो ऑर्नामेंटेड तो गया, पिगमेंटेड भी गया, अब एक्सपेरिमेंटेड, तो एक्सपेरिमेंटेड थोड़ी हो पाएगा उसके बाद, सप्लीमेंटेड बच गया। क्या बच गया, सप्लीमेंटेड। सप्लीमेंट क्या होता है, जब एडिशनल चीज आप ऐड करते हैं उसके लिए होता है सप्लीमेंट, ठीक है। तो लाइफ रिटायरमेंट के बाद आपका बचेगा क्या, सप्लीमेंट्री बचेगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए। तो फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मींस रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ अनलेस सप्लीमेंट्री बाय द सम अदर प्रिफरेबली न्यू एक्टिविटी। न्यू एक्टिविटी से बढ़िया सप्लीमेंट्री होगा, मींस अनदर से आपकी लाइफ में जुटेगा रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो वर्कलेस, अब रेस्टलेस भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड इसमें समझे। और बेसिकली आपका खेल इस हिंदी चीज का, हिंदी बेसिक करना जान गए अच्छे कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, समझे। तो 25 क्वेश्चन हमने इंग्लिश का देखा, यहाँ पे आपको मैंने कराया, और 25 क्वेश्चन से आप इतना समझ पा रहे होगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैंडल किए जाते हैं। तो आप धीरे धीरे कैसे एग्जाम का लेवल टफ किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसमें ध्यान दीजिए। और थोड़ा है कि प्रीवियस ईयर करने से थोड़ा अच्छा भी लगता है कि अदर एग्जाम भी कवर हो सकते हैं, ना ही आपका एमटीएस और सारे एग्जाम भी आपके कवर होंगे। तो ऐसे में आपके लिए एमटीएस हर एक एग्जाम का कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ कराते रहूंगा, और कोर्स तो हमारा चल ही रहा है इसके अंदर। तो समझे चीज को कैसे करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप ही के लिए बनाया गया था, और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, नौकरी हाथ में लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, जो बच्चे नए हैं नहीं कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिएगा।